Hello everyone, welcome to today's current affairs session. Today I am displaying this with the newspaper in front of you. Let's begin with the first news. आप देख सकते हो कि ये पहले न्यूज़ में एक आर्कियोलॉजिकल साइट दिखा रहा है जो कि केरला में पट्टनम का है। तो यहाँ पे जब आर्कियोलॉजिकल साइट पे इन लोग ने एक्सकवेशन किया तो ये पाया गया कि उसके अंदर एक्चुअली उन लोग को उम्मीद थी कि केरला जैसे कि बहुत ही होली प्लेस है, वहाँ पे जाए तो बहुत सारे मंदिर हैं, तो पुराने ज़माने में भी लोग ऐसा मानते होंगे कि मंदिर मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा। लेकिन उसके एकदम ही उल्टा, ना वहाँ पे कोई भगवान का मंदिर मिला, ना किसी गॉड की प्रतिमा मिली, ना भगवान का ड्रेस मिला क्या मिला हमको वहाँ पे? कुछ अलग ही मिला, जिससे हमको ये पता चलता है कि उस टाइम पे ना तो लोग कास्ट सिस्टम में मानते थे, ना ज़्यादा रिलीजियस थे, और बहुत ही नेचर से जुड़े हुए लोग थे उन लोग को। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्टार्टलिंग फैक्ट, देयर इज़ नो एविडेंस दैट इंस्टीट्यूशनल रिलीजन existed in Asian Patnam. No indication of the graded inequality embodied in the caste system that has characterized contemporary Kerala and most of the rest of India. जैसे कि आज के ज़माने में कंटेम्प्रेरी केरला में कास्ट सिस्टम बहुत ही प्रोमिनेंट है वहाँ पर, वैसा उस ज़माने में नहीं था। ये एक्सकेवेशन में जो मिला उसके हिसाब से मिला क्या वहाँ पर मिला हमको, श्रेड्स मिला, श्रेड्स जो कि सिरामिक फ्रेगमेंट्स होते हैं वो मिला। और भी 1.4 लाख बिलोंगिंग मिला जो कि लिटरल मेडिटेरियन, नाइल रिवर, रेड सी, वेस्टर्न और ईस्टर्न ओशन के वहाँ के सभ्यताओं को के साथ जुड़ी हुई कुछ चीज़ें मिली। सील ऑफ फिनिक्स मिला। तो इससे ये पता चलता है कि उस टाइम पे कास्ट सिस्टम इतना प्रोवलेंट नहीं था और लोग नेचर से जुड़े हुए थे। जैसे आज के ज़माने में नेचर को इतनी हानि पहुंचाते हैं इन लोग, अगर वो टाइम होता तो नेचर की ये हालत नहीं होती। उस टाइम मतलब जो हम ऐसे नेचर से जुड़े हुए लोग अगर कहीं से सीख लेना चाहते हैं तो लेखक ने ऐसा लिखा है कि इनको जो उस टाइम के आयरन एज, उस आयरन एज में जिस तरह से लोग रहते थे, नेचर से जितना जुड़ाव था उनका, उनसे सीख लेना चाहिए आज के लोगों को। नेक्स्ट न्यूज़ है, हर महीने जैसे ही महीना ख़त्म होगा हर महीने एक नया रिपोर्ट आ जाएगा। तो इस महीने का मार्च का जीएसटी का कलेक्शन ये आया है कि 1.6 लाख करोड़ है, क्योंकि 13% इंक्रीज है। ये हर इतना ज़्यादा तो इसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली इतना याद रखना कि इस महीने का मार्च फरवरी में जो कलेक्शन हुआ मार्च में दिखाएगा। तो मार्च का कलेक्शन 1.6 लाख करोड़ है। यहाँ पे वायलेंस इन हावड़ा, CID टेक्स ओवर इन्वेस्टिगेशन। अभी हावड़ा में, वहाँ पे वेस्ट बंगाल में जो हुआ था वायलेंस, वो आप सबको पता ही है। और वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उन्होंने क्या क्या भाषण दिया था अगर आपने न्यूज़ चैनल्स देखा होगा। और जो गवर्नर CV आनंद है वो भी बहुत ही स्ट्रांगली वहाँ के पुलिस को उन लोग ने डायरेक्ट किया है कि आप जो भी कल्प्रिट लोग हैं उनको पकड़ो और जेल में डालो, क्योंकि रामनवमी के दिन उन लोग ने बहुत ही वहाँ पर दंगा जैसा बचाया था। इसलिए तो हमको इसमें से कुछ उतना कुछ खास है नहीं, बस हमको याद रखना है कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर कौन है। तो CV आनंद बोस वहाँ के गवर्नर हैं और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। इनलीगल कंस्ट्रक्शन नियर साउथ दिल्ली, अनसर्टेनिटी ओवर स्टैंडिंग कमेटी पोल्स, MCD। अभी ये दिल्ली की मेयर हैं, आप देख सकते हैं इनका चेहरा। दिल्ली की मेयर कौन है? मेयर शैली ओबराय। एक्चुअली अभी दिल्ली के मेयर जब से ये बनी है, आप पार्टी की है, तो उसके बाद उनके अंडर जो दूसरे सब मेयर्स और जो भी मतलब कमेटी के इलेक्शन होने वाले थे उसको इन्होंने स्थगित कर दिया। तो उसके ऊपर हाई कोर्ट ने स्टे लगाया कि नहीं, आप इस तरह से इलेक्शन को स्थगित नहीं कर सकते। फिलहाल जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहेगी उसके हिसाब से फिर दिल्ली में किया जाएगा। उतना इम्पोर्टेंट ये भी नहीं है। यहाँ पे सुल्तानपुरी केस पुलिस फाइल चार्जशीट। ये एक लेडी को कार से कुछ 4 लोगों ने उड़ा दिया था और फिर बाद में उसको घसीट कर 1 किलोमीटर ले गए थे, वो न्यूज़ है। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसमें लेडी का डेथ हो गया था, उसके बाद चार्जशीट फाइल किया पुलिस ने। यहाँ पर हज कमेटी को दिल्ली में उनका जगह खाली करने के लिए बोला गया है। तो उन लोग ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास अपना कंप्लेन लेकर गया है कि क्योंकि उन लोग ने बिल बहुत दिनों से वहाँ का रेंट नहीं भरा था।
अभी एनटीपीसी के द्वारा यहाँ पे एक स्कूल रन किया जाता है, केंद्रीय विद्यालय, लेकिन वहाँ पे एनटीपीसी जो मदरपुर में थर्मल पावर स्टेशन है वो 2018 में बंद हो गया था। उसके बाद से उस स्कूल की हालत भी बहुत ख़राब है। वहाँ पे 2020 में कोई नया एडमिशन नहीं हुआ और स्कूल की हालत बहुत ख़राब है, टीचर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ये सब चीज़ें हाईलाइट करने के लिए ये न्यूज़ में आया है। अभी नेक्स्ट न्यूज़ है वायकॉम सत्याग्रह के बारे में, और ये रिलेटेड है केरला और तमिलनाडु के आसपास वाले एरिया से। अभी आप देख सकते हैं केरला का चीफ मिनिस्टर कौन है, पिनराई विजयन केरला के चीफ मिनिस्टर है, और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टैलिन, ये आपको याद रखना है। और ये दोनों ने मिलके वहाँ पर वायकम सत्याग्रह का जो इस बार का सेरेमनी था, हर साल मनाया जाता है, तो इस बार का सेरेमनी दोनों ने मिल के बनाया। तो वायकम सत्याग्रह क्यों इम्पोर्टेंट है? वायकम सत्याग्रह वहाँ उस जगह के केरला और तमिलनाडु के साइड का बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे जो मंदिरें थी वहाँ पे दलित लोग, मतलब जो नीचे जाति के लोग माने जाते थे, उनको वहाँ पर घूमना अलाउड नहीं था। मंदिर के बाजू में से भी नहीं गुजर सकते थे, आसपास के रास्ते से भी नहीं गुजर सकते थे। इतना ऑपरेशन था उस टाइम पे वहाँ के दलित लोगों को, दलित बोल सकते हैं या फिर नीची जाति के लोगों के लिए। फिर उसी के रिवोल्ट में उन लोग ने रिवोल्ट के बाद में धीरे धीरे वो उनको मंदिरों में अलाउड हुआ जाना। तो वही याद करके वायकम सत्याग्रह करके उन लोग, तो वायकम सत्याग्रह इस बार इन लोग ने बहुत ही ज़ोर शोर से मनाया, और दोनों मिनिस्टर्स ने भाषण दिया। अभी उसमें से एक मिनिस्टर ने बोला कि हम दोनों की सोच, हम दोनों बॉडी से अलग अलग है लेकिन हमारी सोच सेम है। अभी यहाँ वहाँ पे एक और उसी टाइम पे एक और रिवोल्ट हुआ था, चेन्नार रिवोल्ट में ऐसा था कि जो भी नीची जाति के लोग होंगे उनको बॉडी के अपर पार्ट को ढकना अलाउड नहीं था। धीरे धीरे बाद में ये भी बदलाव आया, वहाँ के लोगों को, सारे लोगों को अपना अपर पार्ट ढकने का परमिशन, या फिर उन लोगों ने लड़ के वो हक अपना छीना है। बस यही है इसमें वायकम सत्याग्रह और चेन्नार रिवोल्ट, ये आपको इसमें मेन याद रखना है। वायकम सत्याग्रह के कौन कौन से हीरोज़ थे उसके बारे में थोड़ा आप जान लीजिए। चेन्नार रिवोल्ट में कौन कौन से हीरोज़ थे, किन लोगों ने क्या क्या किया था, वो देख लीजिए थोड़ा। अभी जयपुर लास्ट राजस्थान गवर्नमेंट फाइल अपील इन हाई कोर्ट वर्डिक्ट। मई 13, 2008 में जो सीरियल किलिंग हुआ था, वहाँ पर सीरियल बॉम्बिंग हुआ था, उसमें जो लोग थे वहाँ के राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जी उन लोग को हार्शेस्ट पनिशमेंट दिलाएंगे, ऐसा अपने लोगों को, इस केस से जुड़े हुए वकील को भी निकाल के अच्छा वकील लाएंगे, ऐसा राजस्थान के चीफ मिनिस्टर द्वारा कहा गया है। ये सब कुछ केस है जिसमें पेपर लीक हुए थे 74 टीचर्स के। अभी इनको आप जानते होंगे, अखिलेश यादव फाउंडर ऑफ दलित लीडर कांसीराम का स्टैचू बनवाने वाले हैं, उसके ऊपर न्यूज़ है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है हमारे पर, ये बंदीपुर टाइगर रिजर्व जिसका 50 साल पूरा हुआ। अभी ये जो बंदीपुर टाइगर रिजर्व है, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1973 में हुआ था अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। इन 1985 by including adjacent area of Venugopala Wildlife Park, it was enlarged and named as बंदीपुर नेशनल पार्क। सबसे पहले जो वेन्यूगोपाला वाइल्ड लाइफ पार्क था उसका ही एरिया को एनलार्ज करके बाद में उसका नाम बंदीपुर नेशनल पार्क रखा गया। अब इसका ये सिचुएटेड कहाँ है, कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज सिचुएटेड इन 2 कंटेजियस डिस्ट्रिक्ट, मैसूर एंड देवराजनगर ऑफ कर्नाटका, एंड इज लोकेटेड इन ट्राई जंक्शन ऑफ स्टेट ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। तीनों के ट्राई जंक्शन पे है। अगर वहाँ की कुछ जैसे कि बंदीपुर, नागरहोल, मधुमलाई, सत्यमंगलम और वायनाड, ये सबको मिला दिया जाएगा, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा टाइगर इसी एरिया में पाया जाता है। ये एक्चुअली वहाँ के ट्राई जंक्शन पे बिलोंग करते हैं, जो कि तीनों स्टेट में है, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी यहाँ पे है ही, और आसपास मधुमलाई टाइगर रिजर्व है, वायनाड टाइगर रिजर्व है, जो मैंने आपको बताया, बंदीपुर, नागरहोल, मधुमलाई, सत्यमंगलम और वायनाड टाइगर रिजर्व वही आसपास ही सब है। द पार्क इज़ लोकेटेड बिटवीन काबिन रिवर इन द नॉर्थ एंड मोयार रिवर इन द साउथ। द नुबू रिवर runs through the park. The highest point of the park is on a hill called हिमवद गोपाला स्वामी बेटा। अभी ये जो हिमवद गोपाला स्वामी बेटा है, उसके नाम पे ही हिल का नाम पड़ा है, वहाँ पर टेम्पल का भी नाम पड़ा है। इतना ही है। अभी आपको बंदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में पता होना चाहिए कहाँ पे है। नेक्स्ट न्यूज़ है बिश्नोई हिल्स के बारे में। अभी बिश्नोई हिल्स के आसपास जो है एक कोंडा रेड्डी ट्राइब रहता है वहाँ पर। ये जो कोंडा रेड्डी ट्राइब है
आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में एक नदी बहती है गोदावरी। अभी इन्हीं विश्व हिल्स के आसपास इन लोग रहते हैं और वहाँ से गोदावरी नदी पास होती है, इन लोग उसके नज़दीक रहते हैं। एक्चुअली ये जो कोंडा रेड्डी ट्राइब है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का। और ये बैंक गोदावरी के बैंक पे रहते हैं, हिली फॉरेस्ट रीजन में। वो ज़्यादातर मेन स्ट्रीम लोगों से, मतलब ज़्यादातर बाहर वाले लोगों से मेल मिलाप नहीं करते, जंगलों में रहते हैं और ज़्यादातर गोदावरी के पास। और इनका बहुत सारा ट्रेडिशन है। एक्चुअली ये सारे ट्रेडिशन जो भी ये चालू करते हैं, शादी से लेकर जो भी मतलब रीति रिवाज, नया अनाज उगाना, वो सब इनका गोदावरी नदी से जुड़ा हुआ है हर चीज़ में। जैसे कि कुछ फसल उगाना है तो रेती और मिट्टी गोदावरी नदी का ले जाके पहले पूजा करते हैं, फिर फसल उगाने का काम चालू करते हैं। शादी भी होती है तो इनका कुछ गोदावरी नदी में इनके बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने इन कोंडा रेड्डी ट्राइब को ऐसा बोला है कि आपको गोदावरी नदी के नज़दीक वाले एरिया को खाली करना पड़ेगा। तो इनको बहुत ही कल्चरल ट्रॉमा पहुंचा है, शॉक पहुंचा है कोंडा रेड्डी ट्राइब को, क्योंकि इनका बहुत ही पुराना रिलेशन है गोदावरी नदी के साथ। लेकिन अभी उनको गवर्नमेंट ने एक शॉक में डाल दिया है। बस इतना ही है। कोंडा रेड्डी ट्राइब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बैकवर्ड ट्राइब है। कोंडा रेड्डी ट्राइब प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप में आता है, जिसको पहले प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप कहा जाता था, लेकिन अभी उसको PVTG कहते हैं, यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। इतना ही है कोंडा रेड्डी ट्राइब के बारे में। अभी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। ये भी रामनवमी के उपलक्ष्य में है। यहाँ पर बिहार में जो दंगा हुआ था, इट इज़ एवरी सिटीजन राइट टू नो PM's एजुकेशन। ये हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी भाषण में लोगों को कह रहे हैं। ये नो आइडल नो आर्म वाला जो था उसका ही कंटिन्यू यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ कि टेराकोटा क्या होता है। टेराकोटा, इसमें जो वर्ड है टेराकोटा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो टेराकोटा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेराकोटा अर्दन, मतलब सिरामिक्स होते हैं, अर्दन मिट्टी से बनी हुई चीज़ें, उसको टेराकोटा में गिना जाता है। ओके। और टेफोनोमी टेफोनोमी एक ऐसा स्टडी है जो कि ऑर्गेनिक्स रिमेन्स जो हैं, मतलब जो मर जाते हैं लोग, जिसको या फिर जानवर जो भी ज़मीन के नीचे गड़ जाते हैं, बाद में वो किस तरह से बायोस्फीयर से, मतलब मिट्टी में धीरे धीरे टाइम के हिसाब से उनके साथ क्या होता है, वो स्टडी है टेफोनोमी। अभी नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया मलेशिया मूव बियॉन्ड डॉलर टू सेटल इन रुपीज़। हाँ, तो इंडिया और मलेशिया, अभी आपको पता है रिसेंट में इंडिया को 18 देशों के साथ परमिशन मिल गया है कि वो अपना ट्रेड रुपी में कर सकते हैं, 18 कंट्रीज़ के साथ। तो उसमें से सबसे पहला भी मलेशिया सामने आया है। और मलेशिया के साथ इंडिया ने एक बैंक सेटअप कर लिया, यूनियन बैंक हमारा। यूनियन बैंक में एक स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट बना लिया है मलेशिया के साथ, जिसकी मदद से वो मलेशिया के साथ अब जो ट्रेड करेंगे वो डायरेक्ट इंडियन रुपी में होगा। अभी इंडियन रुपी में ट्रेड करने की क्या ज़रूरत है? क्यों सारे गवर्नमेंट के साथ इंडिया को परमिशन लेना पड़ रहा है कि हमको इंडियन रुपी में ट्रेड करना है? पहले डॉलर में होता था, तो क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि यूक्रेन और रसिया का वार देख लो। अभी यूक्रेन पे बहुत सारे कंट्रीज़ ने सैंक्शन लगाया है, तो इसलिए कोई भी सैंक्शन लगाया तो कोई भी यूक्रेन के साथ या फिर मतलब डॉलर में ट्रेड करने में बहुत दिक्कत हो रही है सारे देशों को। इसलिए इंडिया ने सोचा कि डॉलर को थोड़ा डिग्रेड करने के लिए, डी डॉलराइजेशन करने के लिए अभी हम रुपी में ट्रेड करेंगे। बस यही है इसमें। रुपये में ट्रेड करने के लिए 18 कंट्रीज़ के साथ इंडिया को परमिशन मिला है, जिसमें से मलेशिया के साथ ट्रेड होना चालू हो गया है। मलेशिया भी ट्रेड करेगी तो इंडियन रुपये में, और इंडिया भी ट्रेड करेगा उसके साथ तो इंडियन रुपये में होगा। सेकेंड हाईएस्ट GST कलेक्शन ये हम देख चुके हैं। मैक्रोन इनवाइट मोदी टू बेस्टाइल डे परेड। अभी ये जो बेस्टाइल डे परेड है ये फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। उन्होंने नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है अपने एनुअल बेस्टाइल परेड डे पर। लेकिन फ़िलहाल नरेंद्र मोदी का जो शेड्यूल है अभी आने वाले महीने में बहुत ही टाइट है, क्योंकि G20 मीटिंग्स को संभालना है और भी दूसरे देशों के साथ उनका विज़िट है। तो पता नहीं अभी हमारे देश में, मतलब नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई जवाब नहीं गया है, लेकिन इनविटेशन आया है कि लास्ट टाइम मनमोहन सिंह को बुलाया गया था बेस्टाइल डे परेड में फ्रांस के प्रेसिडेंट के द्वारा। अभी नरेंद्र मोदी को भी उसका इनविटेशन आया है।
नेक्स्ट न्यूज़ है यूपी टू स्पीड अप सर्वे ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज़। अभी एनिमी प्रॉपर्टीज़ क्या है? तो इंडिया का वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान अलग हो गया था, चाइना के साथ, चाइना भी अलग हो गया था। तो इंडिया से पाकिस्तान और चाइना जो लोग चले गए, उनका कोई प्रॉपर्टी होगा, कुछ जगह होगा इंडिया में, तो वो जो प्रॉपर्टीज़ है उसको एनिमी प्रॉपर्टीज़ का नाम दिया है। तो एनिमी प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड इंडिया में क्या कानून है? कुछ कानून भी होगा, कुछ तो होगा। तो कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया जो है CEBI, उसको ये संभालने का काम दिया है कि आप सारे जितने भी इंडिया से लोग चले गए जिनका यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है उसको आप संभालेंगे। तो वो किसको ये काम दिया गया? तो कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया, ये एक अथॉरिटी है, उसको ये काम दिया गया। तो ये किसके अंदर क्रिएट हुआ था? एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के अंतर्गत, जिसमें 2017 में अमेंडमेंट आया और बाद में उसका नाम कर दिया गया एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट 2017। अभी टोटल 9046 एनिमी प्रॉपर्टीज़ हैं। टोटल 9046 एनिमी प्रॉपर्टीज़ हैं इंडिया में, जिसमें से 9280 पाकिस्तान वालों ने छोड़ा है और 126 चाइनीज़ लोगों ने छोड़ा है। सबसे ज़्यादा एनिमी प्रॉपर्टीज़ कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में, जो कि 4991 है, और बंगाल में 2735 है, और दिल्ली में 487 है। एनिमी प्रॉपर्टीज़ के बारे में इंडिया में क्या कानून है वो आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया। कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिया, ये जो है, इसको सारे एनिमी प्रॉपर्टीज़ को संभालने का, उसको रेंट पे देने का और ये सब काम दिया गया है। वो किस एक्ट के अंतर्गत बनाया गया था? तो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के अंतर्गत बनाया गया था। बाद में उसके ऊपर उसमें एक अमेंडमेंट आया, द 2017 अमेंडमेंट एक्ट, एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट 2017, उसका नाम पड़ गया बाद में। और कितने एनिमी प्रॉपर्टीज़ हैं वो उतना आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बार नंबर्स याद रह जाए तो अच्छा है। और अभी एनिमी प्रॉपर्टीज़ पे गवर्नमेंट का ध्यान क्यों गया है? क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा चाहती है, क्योंकि हमें बहुत सारे एनिमी प्रॉपर्टीज़ पे बहुत सारे गुंडे मवालियों ने कब्जा कर लिया है, बहुत सारे लोग इलीगल एनक्रोचमेंट करके बैठे हैं। इलीगल एनक्रोचमेंट मतलब अवैध अवैध तरीके से, मतलब खाली पड़ा है तो लोग घर बना के अपना रहने लग जाते हैं, तो इलीगल एनक्रोचमेंट है वो। गवर्नमेंट अभी ये सोच रही है कि अब जितना भी मतलब लोगों ने हत्या लिया है या फिर कुछ गुंडों ने हत्या लिया है, उसको अभी खाली करवाया जाए और उसको काम में लाया जाए, उसको रेंट पे दिया जाए, उससे कुछ गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, ऐसा। यही है एनिमी वापस हजारीबाग का 700 लोग। इंडिया चाइना बॉर्डर से एक चाइनीज़ डिप्लोमेट आके बोल के गया कि इंडिया चाइना बॉर्डर अभी स्टेबल है, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में है। 11वें नंबर का वंदे भारत एक्सप्रेस नरेंद्र मोदी जी ने फ्लैग ऑफ किया है 1 अप्रैल को। आज 2 अप्रैल को वो न्यूज़ आया है कि 11वें नंबर का वंदे भारत एक्सप्रेस हमारे मोदी जी ने भोपाल से, जो कि भोपाल से दिल्ली तक चलेगी, कमलापति स्टेशन भोपाल ही। तो नरेंद्र मोदी जी ने ये ट्रेन फ्लैग ऑफ किए हैं, वो जो कि भोपाल से दिल्ली तक चलेगी। और कमलापति स्टेशन, अभी कमलापति स्टेशन क्यों याद रखना आपको? क्योंकि कमलापति स्टेशन का अभी हाल ही में पहले जिसका इसका नाम कुछ और था, पर अभी ये बदल कर कमलापति, रानी कमलापति स्टेशन हो गया है। पहला इसका नाम था हबीबगंज स्टेशन, हबीबगंज से चेंज होकर अभी रानी कमलापति स्टेशन हो गया है। और बस इतना ही है। पूरा का पूरा सीट 180 डिग्री रोटेट हो जाता है, काफ़ी फीचर्स हैं वंदे भारत ट्रेन में। ये 11वें नंबर का ट्रेन है जो कि भोपाल से फ्लैग ऑफ हुआ है, वंदे भारत 11। अब तक 10 हो चुके हैं हमारे देश में, और भोपाल का सबसे पहला, भोपाल का पहला, मध्य प्रदेश का पहला ट्रेन है ये। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ा है, ये मैंने कल भी आपको बताया था, इस पर ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस डिफेंस एक्सपोर्ट इस बार कितना हुआ है हमारा? तो 15,920 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट हमने किया है, जो कि पिछले साल के से 3,000 करोड़ ज़्यादा है। और क्या क्या हम डिफेंस एक्सपोर्ट में क्या क्या डिफेंस का मतलब एक्सपोर्ट करते हैं? तो डोनियर 228 115 mm एडवांस टावर्ड आर्टिलरी गन्स, ब्रह्मोस मिसाइल्स, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल्स, रडार्स, सिमुलेटर्स, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, पिनका रॉकेट लॉन्च सिस्टम, एम्यूनेशन, थर्मल इमेजर्स, बॉडी आर्मर और भी चीज़ें। तो
ये सब थोड़ा देखने की चीज़ है और कुछ है नहीं इसको। नेक्स्ट न्यूज़ है, पुअर टेस्टिंग ऑफ पश्चिमा सॉल स्टिल पोजेज अ प्रॉब्लम। अभी देखो, पश्चिमा सॉल का हमारे जम्मू कश्मीर में, नेपाल एरिया में बहुत ही फेमस है ये पश्मीना सॉल। इसको पूरे हर कंट्रीज़ में, हर देश में बहुत ही माना जाता है और इसका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर एक्सपोर्ट इसका 2000 करोड़ तक हो जाता अगर इस साल नहीं रोका गया होता। इस साल इसको रोक दिया गया है। कहाँ पे कहीं जाता है तो जो चेकिंग अथॉरिटी होती है, कहीं पे उतरने के बाद उसका क्वालिटी चेक किया जाता है। तो चेक करने पे ये पता चला कि जो पश्मीना शॉल है, पश्मीना गोट के ऊल से बनना चाहिए, वूल से बनना चाहिए, लेकिन उसके साथ उसमें एक दूसरे वैरायटी के गोट का वूल भी पाया गया जब चेक किया गया। तो इसलिए इसका एक्सपोर्ट रोक दिया गया है इस बार। तो इस बार काफ़ी घाटा हुआ है पश्मीना शॉल के एक्सपोर्ट में। ये जो पश्मीना गोट है उसको चंगथंगी भी कहा जाता है वहाँ पर, मतलब लद्दाख और जम्मू कश्मीर के एरिया में इसको चंगथंगी कहा जाता है पश्मीना गोट को। और वो जो दूसरा गोट इसके अंदर पाया गया है उसका नाम शातूश है, शातूश। खास करके पश्मीना गोट जो है उसका जो वूल का विड्थ है वो 13 to 16 माइक्रोन होता है और शातूश का वूल का विड्थ 11 माइक्रोन्स होता है। लेकिन इससे जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट भूपेंद्र यादव है वो खुश नहीं है। वो बोल रहे हैं कि आपको अगर चेक ही करना है तो आप जो चेकिंग का मेथड यूज़ कर रहे हो, उनका मेथड क्या है, बेसिक माइक्रोस्कोप्स एंड डिटेक्ट उन लोग बेसिक माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं माइक्रोन चेक करने के लिए कितने माइक्रोन का है। तो उसमें उनको थोड़ा पतला लग जाता है तो वो सोचते हैं कि ये पश्मीना गोट से नहीं बना है, ये शातूस का ऊल का बना है। तो इसलिए उन लोगों ने बैन लगा दिया है। तो ये ऐसा बोल रहे हैं हमारे जावेद अहमद तेंगा। ये जावेद अहमद के तेंगा कौन है? ये कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के हेड हैं। कश्मीर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के हेड हैं। इन्होंने ये कहा कि अगर आपको चेक ही करना है तो डायरेक्ट डीएनए चेकिंग करा लो, तो आपको पता चल जाएगा कि सही है फेक है। आप ये सस्ता स्कोपिक चेक करके हमारे ट्रेड को रोक दे रहे हो, ये सही बात नहीं है। तो बस इतना ही है इसमें पश्मीना के बारे में। आपको बस इतना याद रखना है कि पश्मीना किससे बनता है और ये कहाँ कहाँ फेमस है। हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर में, नेपाल में फेमस है। और ये पश्मीना गोट के वूल से बनता है। और दूसरा ये जो गोट है सातूश, उसके वूल से बनने से इनको क्या दिक्कत है? एक्चुअली सातूश जो है ये बैन है क्योंकि ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है और इसके खाल को, इसके वूल को यूज़ करना पूरी तरीके से बैन है। तो अगर ये कहीं पर भी पाया जाता है कि अगर पश्मीना गोट के जगह शातूस का गोट का वूल यूज़ किया गया है तो हमारा पूरा का पूरा पश्मीना का जो शॉल बना के यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं उसको रोक दिया जाता है। शातूस बैन है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, इम्पोर्टेंट न्यूज़। फिर पाकिस्तान की हालत ख़राब रही है तो हमको पता ही है, कुछ खास नहीं है न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है, आज संडे है तो साइंस एंड टेक के ऊपर कुछ न्यूज़ है। नोवेल कैटलिस्ट ऑफर टू मेक हाइड्रोजन मोर वायबल फ्यूल। अभी इसमें इस न्यूज़ में कुछ खास है नहीं। इसमें सिर्फ इतना कह रहा है लेखक जो है पी सुंदरराजन जी, वो ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन, अभी आपको पता है हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज़ हो सकता है। हाइड्रोजन में बहुत ज़्यादा कैलोरिक वैल्यू है। हाइड्रोजन बहुत ही अच्छा फ्यूल हो सकता है, क्लीन फ्यूल हो सकता है। लेकिन हाइड्रोजन को बनाने में बहुत दिक्कत है। हाइड्रोजन बनता किससे? पानी को तोड़ के बनता है। पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। पानी का एनोड नेगेटिव, पानी को कैथोड एनोड लगा के उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग करके हाइड्रोजन अलग रखा जाता है, ऑक्सीजन अलग। तो लेकिन इसमें कोरोजन होता है, बहुत सारा नुकसान होता है इसमें। एक्चुअली कोरोजन के चक्कर में ये फिजिबल नहीं है, एक्चुअली बहुत नुकसान हो जाता है। तो उससे बचने के लिए इन लोग ने बहुत सारे अभी एक सब्स्टिट्यूट लाने की कोशिश की है। तो लेज़र कार्बन यूज़ करने से ये जो ये एज ए कैटलिस्ट काम करेगा। लेज़र कार्बन जो है इस रिएक्शन में, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट काम करेगा। बहुत जल्दी कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट कर देता है। तो ये जो हाइड्रोजन बनने का जो वो फास्ट हो जाएगा और नुकसान कुछ कम हो जाएगा ऐसा। तो वही इनको एक कैटलिस्ट मिल गया है जिससे कि हाइड्रोजन
आसानी से बनाया जा सके और हाइड्रोजन एज अ फ्यूल इन फ्यूचर यूज़ किया जा सके। अभी नेक्स्ट न्यूज़ है कालाजार के बारे में। अभी रिसेंट में ये पाया गया कि कालाजार के केस इंडिया में 98.7% कम हुए, लेकिन फिर भी कालाजार के केस कुछ जगह पे इंडिया में पाए जाते हैं, जैसे कि लीटापुर और पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में अभी भी कालाजार के केस पाए जाते हैं। अभी ये कालाजार है क्या है? ये बहुत ही खतरनाक फीवर होता है, डेडली फीवर होता है। अगर नहीं ट्रीट किया जाए तो इंसान की जान भी चली जाएगी। और इसका साइंटिफिक नेम है विसिरल लेस्थेमनियासिस, और प्रोटोजोआ वेरासाइट लेस्थेमनिया की वजह से ये कालाजार बीमारी होती है। बहुत ही डेडली बीमारी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसके लिए नोटिस इशू किया था कि इसको कंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इंडिया ने काफ़ी स्टेप्स उठाए इसके लिए। अभी ये जो है कालाजार बीमारी, अगर ये किसी को हो गया तो क्या ये एक दूसरे में किसी इंसान में ट्रांसमिट होता है? तो हाँ, होता है ट्रांसमिट। और ये ट्रांसमिट किसकी वजह से होता है? सैंड फ्लाई की वजह से ट्रांसमिट होता है। तो सैंड फ्लाई को अगर रोकेंगे तो इसका ट्रांसमिशन भी रुक सकता है। उसके लिए हम फ्लाई मारने की जो दवाइयाँ आती है वो यूज़ कर सकते हैं। बस यही है कालाजार के बारे में। कालाजार किसकी वजह से होता है, कौन से वायरस की वजह से होता है, वो आपको याद रखना है। लेस्थेमिया और सैंड फ्लाई, फीमेल फेलेबोटोमिन सैंड फ्लाई, ये आपको याद रख। नेक्स्ट है मारबर्ग्स वायरस। अब ये जो मारबर्ग्स वायरस है ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में फैल रहा है। अफ्रीकन कंट्रीज़ में इक्वेटोरियल गिनिया और तंजानिया में ये मारबर्ग्स वायरस फैलना शुरू हो गया है। तो अब ये मारबर्ग्स वायरस है क्या? मारबर्ग्स वायरस भी एक तरह का हीमोरोइक फीवर है। ये भी एक तरह की बुखार है, बहुत डेडली है ये भी। और ये किसकी वजह से होता है? एक वायरस की वजह से होता है। पहले जो होता था प्रोटोजोआ की वजह से होता था, और ये पहले वाला जो अभी मैंने आपको बताया ये वाला कालाजार, वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है, और ये वायरस की वजह से होता है। इसलिए इसका नाम है मारबर्ग्स वायरस जेनेटिकली यूनिक जूनोटिक एनिमल बोर्न RNA वायरस। अभी ये जो मारबर्ग वायरस है और इबोला वायरस, ये दोनों सेम ही फैमिली के हैं, फिलोरिडाe, इसी फैमिली के। और ये किसकी वजह से फैलता है? बैट की वजह से फैलता है। वो उस एरिया में पाए जाने वाला एक बैट है, उसकी वजह से ये फैलता है, और ये बहुत ही डेडली है। इसलिए उसके लिए गवर्नमेंट ने WHO ने नोटिस इशू किया है कि इसको कंटेन करे। बस इतना ही है, मार्गस वायरस किसकी वजह से होता है और ये कितना डेडली है। वायरल हीमोरेजिक फीवर है ये। नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे। अभी हमज़ा यूसुफ, ये नाम आपने अभी रिसेंट न्यूज़ में सुना होगा। हमज़ा यूसुफ पाकिस्तान के रेसिडेंट हैं। उन्हें पाकिस्तान के रेसिडेंट नहीं है, इनके पेरेंट पाकिस्तानी थे, और ये तो स्कॉटिश रेसिडेंट ही हैं, और स्कॉटलैंड में इनको फर्स्ट मिनिस्टर बनाया गया है। तो अभी क्यों इनको बहुत ही चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि वो आप नए नए बने हैं, तो उनको पार्टी का ट्रस्ट जीतना है, लोगों का ट्रस्ट जीतना है, नया सब कुछ बनाना है। तो उसके ऊपर लोगों ने कमेंट किया है कि कैसे कि एक पाकिस्तानी मतलब एक जस्ट से कमेंट है, कैसे एक पाकिस्तानी स्कॉटलैंड को टूटने से बचाएगा। बस तो आज के लिए इतना ही था। क्विज़ हो सके तो मैं लाऊंगा, और आप कमेंट में कुछ सुधार करना हो तो मुझे बताइए।